नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। आज हम चर्चा करेंगे उमर अब्दुल्ला को लेकर, फारूक अब्दुल्ला को लेकर और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसको लेकर। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन था, सत्ता में आ गए हैं। ऑलमोस्ट एक फॉर्मल वाली चीजें बाकी है, नहीं तो पता है कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने जा रही है। लेकिन 370 पर बार बार पेच फंसता हुआ दिख रहा है। फैसले को पलटना इतना आसान नहीं होगा, लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अब्दुल्ला परिवार के लिए। लेकिन फिर भी क्योंकि चुनाव ही इस मुद्दे पर लड़ा गया था, तो ऐसे में जनता में विश्वास डालने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। तो पहले उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया जिसमें मोदी सरकार के फैसले का वो समर्थन करते हुए नजर आए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला अड़िग नजर आए। अब उमर अब्दुल्ला भी ये कहते हुए दिखाई दिए हैं कि देखिए, इस वक्त पर ऐसी मांग उठाना बेवकूफी होगी। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसी के साथ वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 पर हमारा जो स्टैंड था वो स्टैंड वैसा का वैसा ही रहेगा। अब यहां पर दो चीजें हैं। पहली तो ये कि जम्मू में जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आई है और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो थोड़ा सा डिवीजन देखा जा रहा है। सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा पहलू इसमें यह है कि बाप बेटे के बीच में लड़ाई की खबरें भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से फैल रही हैं। मतलब अगर आसान भाषा में मैं कहूं तो अगर मैं किसी बात को आगे बढ़ा रही हूं और मेरे पिता उससे सहमत नहीं है तो मैं डांट खाऊंगी। ये वो वाला पहलू है जिसको सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे हैं। पंकज जी, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? बार बार फ्लिप वाले मोड में है उमर अब्दुल्ला। या तो वो समझ गए हैं कि मुझे काम करना है कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए, तो एलजी से भी बना के रखनी होगी, इसलिए 370 पर बार बार उनका ये बयान अदला बदली हो रही है कि हाँ हम हैं भी, ये स्टैंड हमारा है भी और हम चाहते भी हैं कि बहाल हो। आसान शब्दों में बताऊं, इस्लाम में एक शब्द है अल तकैया। इसका मतलब यह होता है कि सिचुएशन के अनुसार अपने आप को मॉडिफाई कर लो। अब आपको याद होगा फारूक अब्दुल्ला का राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के वक्त हे राम जो ये गाना गा रहे थे, वो आप ध्यान में रखिए। फिर जब कश्मीर में जाके ये पाकिस्तान के पक्ष में बात करते हैं वो ध्यान रखिए। और फिर जब सिचुएशन खराब हो, बिना एलजी के साथ लिए सरकार नहीं बना सकते, तब वो बात को ध्यान में रखिए। और तीनों बात को जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि अल तकैया मतलब कि छद्मवेश धारण कर लो सिचुएशन के अनुसार। ये वही चल रहा है। अभी क्या है कि इनको पता है कि एलजी साहब के पास पावर है, मोदी जी दिल्ली में हैं, तो ये कश्मीरी हिंदुओं को वापस लाने की भी बात करेंगे, मोदी जी को ऑनरेबल मैन भी बताएंगे, उनको महान भी बताएंगे, मनोज सिन्हा की भूरी भूरी तारीफ करेंगे। लेकिन जैसे ही कल को सिचुएशन चेंज होगा तो ये बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। ये होता है अल तकैया। और बहुत सारे मुसलमान इसे फॉलो करते हैं कि 4 हिंदुओं के बीच में कोई अकेला मुसलमान रहेगा तो मैं तो कुछ मानता है नहीं यार, हम तो सब ये सब बेकार धर्म और बातें वगैरह कर रहे। उसी आदमी को जब देखिए कि 4 मुसलमान आ गया और आप 2 हो गए तो पता चलेगा उनके साथ मिलकर यूनियन बना लेगा। ये है, ये वे ऑफ लाइफ है, ये बताया गया है, ये सिखाया गया है। और 50 साल से कांग्रेस हो, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो या सेकुलर दल यही कर रहे हैं। इस सिचुएशन बदलते ही आज आपको बहुत सारे नेता मंदिरों में जाते दिखेंगे कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करके। यही नेता जब सिचुएशन कुछ दूसरा था तो इफ्तार पार्टियों में कंधे पे रुमाल और माथे पे टोपी रख के घूमते थे। यही है अल तकैया। इस देश को समझना चाहिए कि जैसा माहौल बदले अपने आप को वही मॉडिफाई कर लो, और नेता इसके मास्टर होते हैं। अब ये बाप बेटे के झगड़े की बात हो जाए, बाप बेटे के भी झगड़ा नहीं है, दोनों अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला अपने कश्मीरी आवाम को एड्रेस कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला दिल्ली और एलजी साहब को एड्रेस कर रहे हैं। अंदर अंदर दोनों एक ही और कोई झगड़ा नहीं है। अगर इस भ्रम में है तो आप बिल्कुल गलत हैं। कल को जैसे ही कुछ इस तरह की बात आएगी ये सीधे बोल देंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा ये सेकुलर हो गए हैं ना, एक स्टेटमेंट दे दे कि पीओके को अब कश्मीर में आ जाना चाहिए, दिलवा के दिखवा दीजिए, नहीं करेंगे। अब चूंकि सरकार बनाना है, मजबूरी है, उनके साथ काम करना है, तो राम नाम का चोला हम भी ओढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। और कश्मीर घाटी में जाएंगे तो राम नाम के चोले को ये जम्मू में रह के, दिल्ली में रह के वहां पर टोपियां पहन लेंगे, वहां बोल देंगे इस्लाम से बड़ा कुछ नहीं, ये वो। और ये बहुत दोनों मास्टर है। मैं तो बता रहा हूं ना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, ये दोनों आज भी एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। और ये जो राजनीति है ना,
ये शुरुआत से ये चलती आ रही है इस देश में। इंदिरा गांधी बड़ा टैक्टिकली से इस्तेमाल करती थी। जब सिचुएशन खराब हो तो गले में रुद्राक्ष की माला पहन के मंदिर मंदिर घूमती थी, और जैसे ही सिचुएशन कुछ दूसरा पलटा तो वो सीधे पता चला कि पूरे देश में इफ्तार पार्टियां ऑर्गेनाइज की थी। जाकिर हुसैन को बना दिया था उस वक्त राष्ट्रपति। ये राजनीति है, और इसे समझिए, इनका मन उन कभी नहीं बदलता। टारगेट फिक्स है कि मुझे कहां क्या करना है, कहां ले जाना है। लेकिन जब देश का सिचुएशन राममय हो रहा है तो हे राम कर रहे हैं खुद से ही, राजा दशरथ की तरह। और जब सिचुएशन पता चला कल को जाके 99 सीट आ गया कांग्रेस का, तो चुनाव के बाद यही फारूक अब्दुल्ला कर रहे थे कि अब मोदी खत्म, अब तो हम लोग बाहें चढ़ा रहे थे कि अब दिखा देंगे। फिर सिचुएशन चेंज हुआ, हरियाणा मोदी जीत गए, इनको नौबत पड़ गई एलजी साहब की, तो बोलते क्या ऑनरेबल आदमी है यार, मोदी तो मोदी है। ये है असली सिचुएशन। नहीं तो क्या मैं ये बात भी मानकर चल सकती हूँ कि 6 सीटों वाली कांग्रेस से गठबंधन करने से ज्यादा जो 28-29 बीजेपी लेकर आई है उससे फायदा है? और कभी भी ये लोग आपस में दुश्मन तो रहे नहीं है, अक्सर अब्दुल्ला तारीफ करते हुए नजर आए हैं, और फायदा ही होगा अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो। नहीं, उमर अब्दुल्ला ने एक बहुत मार्के की बात कही। उन्होंने कहा कि जब मैं संसद में था तो अटल जी ने मुझे बकायदा इन्वाइट किया। जितनी इज्जत अटल जी ने दी थी आज तक मुझे मनमोहन सिंह ने कभी नहीं दिया, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। समझ रहे हैं? तो कहानी कुछ यूं है कि चुनाव के पहले जो हम साथ साथ हैं, चुनाव के बाद कांग्रेस को ये कह रहे कि हम आपके हैं कौन, और कांग्रेस की जरूरत नहीं है। बोले कि तुम्हारा 6 रखो अपने पिटारे में, हमें पीडीपी से समर्थन मिल जाएगा, हमें इंडिपेंडेंस से समर्थन मिल जाएगा, उनके साथ हम चला लेंगे सरकार। और अटल जी तो मेरे पुराने दोस्त हैं, तुम तो समझ ही रहे हो राहुल, तो तुम एक काम करो, टी शर्ट पहन के दूसरी जगह घूमते रहो, बाकी हम यहां देख लेंगे, राज चलाना हमारा काम है। और कैसे चलाना है, 5 साल हम कैसे सरकार चलाएंगे, इसके हम मास्टर हैं। अब केंद्र में किसी की भी सरकार रही, हम दोनों से फंड लेते रहे, यह हमारा इतिहास है। अब कश्मीर की एक और राजनीति आप समझिए, ज्यादा लंबा नहीं हो रहा है ना, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। कश्मीर की राजनीति यह थी कि जब दिल्ली से फंड आना कम हो जाए तो अलगाववादी नेता गिलानी शाह के कान में जाके बोलते थे 2-4 पत्थर फेंकवा दो, 2-4 विस्फोट करा दो, दिल्ली को हम बताएंगे कि बहुत सिचुएशन खराब है, पैसे भेजिए। अगर पाकिस्तान से फंड आना कम होता था तो ये फारूक अब्दुल्ला से ये कहवाते थे कि अब तो कश्मीर गया, अब तो भारत के हाथ में चला गया, अब तो पाकिस्तान के हाथ में, तो पाकिस्तान भेजता था कुछ तो पैसे रखो। तो ये एक इंडस्ट्री थी। कश्मीर ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अलगाववादियों को भी फायदा था, ये 2 परिवारों को भी फायदा था, और उसके मास्टर है। अब कश्मीर का फंड इन्हें दिख रहा होगा, सरकार में आ गए, मोदी सरकार दे दे, हमारे बल्ले बल्ले हो जाए, कांग्रेस को देख लेंगे बाद में। चलिए ठीक है। और इसी बीच उमर अब्दुल्ला का क्या बयान सामने आया था, वो बयान आपको सुनवाते हैं। बाकी शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और कश्मीर की राजनीति को इतनी बारीकी से समझाने के लिए। Not my first reaction, it's probably my 5th reaction now. But the reaction doesn't change. I'm humbled by the verdict of the people. I'm humbled by the mandate that the people have given. But I'm also acutely aware of the responsibility that this mandate places upon us. The people of Jammu and Kashmir have voted. They've made their voices heard. They want to be a part of the process of governance. They want to feel a part of the decision-making process, and it is our responsibility to carry them along with us. Jammu and Kashmir, the people of Jammu and Kashmir have gone unheard since 2018. Now the time has come for us to work for the benefit of the people of Jammu and Kashmir. I'm also acutely aware of the fact that there is a sharp divide between Kashmir and Jammu, and therefore the incoming government will have a major responsibility of giving a sense of ownership to the people of Jammu. The government that comes in the next few days will not be a government of the National Conference, it will not be a government of the Alliance, it will not be a government of those that voted for us. It will be a government for every single individual of Jammu and Kashmir, regardless of who they voted for or whether they voted at all.
and in that special emphasis will be placed on giving a sense of ownership and a voice within the government to those areas from where MLAs in this coalition will be less in number. Omar sir, how many independent candidates have approached national conference so far, and when do you आप expect the आप क्यों हमसे ये बात करवा रहे हो? अब मैं आपको नंबर दूंगा, कल को उनको बुलाया जाएगा, तंग किया जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक आध ने हमसे बात की है, हमारी बातचीत उनसे जारी है, और जब वो आएंगे तो हम आपसे वो बात छुपा तो रख नहीं पाएंगे। So when do we expect the government formation? How many First and foremost, wait for the legislative party meeting, which will take place tomorrow. Subsequent to the legislative party meeting, there will obviously be the alliance meeting. It will determine the leader of the alliance. The leader of the alliance will then, I assume, take letters of support, go to Raj Bhavan, stake a claim, and request the LG to fix a date for the swearing in. But I would like that to happen as soon as possible, because we've been without an elected government since 2018. Time has come that we get back to work. So the legislative party meeting will be held tomorrow? Inshallah, tomorrow. So Farooq Saab said that you will be the CM. I am very grateful for the confidence that he has reposed in me. But that decision is of the legislators to make. It is a decision of the alliance to make. I love my father dearly, and I'm very grateful for the support that he has shown me yesterday. But finally, the say has to be of the legislators, and I'm always one to do things by the rules and by the book. This is how the procedure that has to be followed, and that's what will be done. But if you become the chief minister, what would be your If top and priority? but, I don't, when? you know me, I don't give categorical answers to hypothetical questions. Whichever chief minister is sworn in the next few days, obviously there will be two sets of priorities. One is legislative, which will be determined by the members of the Legislative Assembly when the session is called. But the other is government related. And my own suggestion or my own word of advice to the incoming government would be that the first business of the cabinet should be to pass a resolution asking for statehood to be restored to Jammu and Kashmir, and the Chief Minister should travel to Delhi with that resolution, call on the senior leadership of the country and ask them to fulfill their promise, because it is the Honourable Prime Minister, the Honourable Home Minister and others who have promised the people of Jammu and Kashmir statehood. Nowhere did they say that statehood will be restored only to a BJP government, or statehood will be restored only to a government that has BJP members. They said statehood will be restored to J&K, and that is what we hope will be done. So are there any plans of meeting LG in the coming Look, days? you can't form a government without meeting the LG. So when are you Whoever planning? has to stake claim will have to meet the LG. So when are you अगर बिना planning? LG से मुलाकात किए हुए यहाँ हुकूमत बना सकते थे तो हमने 6 साल पहले ही हुकूमत बना ली होती, लेकिन वो सूरत हाल बन नहीं सकती। तो पहले जैसे मैंने कहा, लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होने दीजिए, अलायंस की मीटिंग होने दीजिए, उसके बाद जो लीडर तय होता है वो एलजी साहब से वक्त लेके एलजी साहब से मुलाकात करेंगे। उमर साहब, स्टेटहुड की तो बात होगी, एक बड़ा मुद्दा रहा था इन इलेक्शन में, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या है? मतलब हमारा सियासी मौक़िफ़ बदलेगा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है, वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा, ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से हमारा ये रहा है लाए अमल, और आगे भी यही रहेगा।